नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लक्ष्य स्कूल और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विशाल ठाकुर। और यहाँ पर हम सामाजिक अध्ययन के बारे में पढ़ रहे हैं क्लास 7th, जिसमें हम हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा यूनिट 8। लेसन का नाम है पर्यावरण, अन्योन क्रियाएं, उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसमें सबसे पहले हम लेसन के नाम को डिकोड करते हैं। तो मानव के बारे में पढ़ेंगे और उसका पर्यावरण कैसा है, वो कैसे इन्वायरमेंट में रह रहा है और वो कौन कौन सी क्रियाएं कर रहा है। उसी के साथ हम उष्ण कटिबंध कटिबंध मैंने आपको बताया था कि एक निश्चित क्षेत्र को हम कटिबंध या एरिया का नाम देते हैं। उष्ण यानी जो गर्मी वाला रीजन है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। और उप उष्ण यानी जहाँ पर थोड़ी सी ठंड भी रहती है जिन प्रदेशों में, तो उसे कहते हैं हम उप उष्ण। उष्ण के बाद जो प्रदेश आएंगे जहाँ पर थोड़ी सी ठंड होगी। उष्ण जो बिल्कुल उष्ण में तो बिल्कुल ही गर्मी होगी, लेकिन उपोष्ण में थोड़ी सी सर्दी भी आपको देखने को मिलती है। तो उन प्रदेशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं। इमेज आपको दिख रही होगी, इसमें आप देख रहे होंगे विश्व के विभिन्न भागों के निवासी। तो यहाँ पे आप विभिन्न जो देशों में निवासी रहते हैं उनके बारे में, जो नागरिक हैं उनके बारे में उनको आप देख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इनका रहन सहन आपको थोड़ा सा अलग अलग लग रहा होगा। जैसे कि इनके आप पहनावा देख सकते हैं। अब पहनावे में आपको डिफरेंस लग रहा होगा, एक का पहनावा दूसरे के साथ मेल नहीं खा रहा है। और ये डिफरेंट कॉन्टिनेंट और देशों के लोगों का एक सामूहिक चित्र है। तो इसमें आप देख रहे होंगे। अब आप ये पहनावा अलग अलग क्यों है, तो आपको पता होगा जैसे कि जिन देशों में अधिक गर्मी पड़ती है तो वहाँ के लोग थोड़े कम कपड़े पहनते हैं। और जहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है तो वहाँ पर हम मोटे मोटे कपड़े पहनते हैं। तो इसी तरह हमारी जलवायु जो है वो उसने हमारा पहनावा भी हमने उस जलवायु के अनुकूल बना लिया है। तो इंसानों को तो छोड़िए, आप जानवर भी इस अनुकूलन के नियम को अपनाते हैं और जिस प्रकार की वहाँ पर जलवायु होती है उसी के अनुरूप डल जाते हैं। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तरह के पहनावा देखने को मिल रहा है। इसका कारण यही है क्योंकि जलवायु जो है वो अलग अलग होती है। तो लेसन को पढ़ना शुरू करते हैं। पूरा का पूरा लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस लेसन में छिपी हुई है। तो आइए शुरू करते हैं। रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे। वह एक वन्यजीव फोटोग्राफर थे तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्यजीव एवं वनों में थी और उसके चाचा ने प्रकृति संबंधी पुस्तकों से उसका परिचय कराया। दूरस्थ भूस्थल, वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें उसे हमेशा आकर्षित करती थी। किसे? रेणुका को। तो रेणुका इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। उसमें कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं, कुछ बर्फीले प्रदेशों से हैं, कुछ गर्म नम वर्षा वाले वनों से हैं। तो यहाँ पर चाचा उसको बता रहे हैं कि जो ये पिक्चर मैंने ली हुई है तो इसमें डिफरेंट तरह के कुछ रेगिस्तान के लोगों की पिक्चर ली है, बर्फीले प्रदेशों से और नम वर्षा वाले प्रदेशों से। तो वे मुझसे कितना अलग दिखते हैं। रेणुका ने कहा, वे देखने में भले ही अलग हों, लेकिन उनके भोजन, कपड़ा, मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही हैं। श्रीकांत चाचा ने कहा, उनके बच्चे भी शायद तुम्हारी ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ते हैं, समझौता कर लेते हैं, गाते हैं, नाचते हैं, घरेलू कार्य करते हैं। तो इस तरह से चाचा जी ने रेणुका को बताया। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि मछली पकड़ना और वनों में सामग्री एकत्रित करना सीख जाते हैं लोग। तो जैसा लोगों को एनवायरनमेंट मिलता है वैसा ही लोग सीख जाते हैं। तो ये उसके चाचा उसको बता रहे हैं। आज हम विशेष रूप से देखेंगे अमेज़न बेसिन में जीवन। अमेज़न बेसिन आपको दिख रहा होगा। बेसिन उस रीजन को कहते हैं जहाँ पर एक मुख्य नदी और बाकी सहायक नदियाँ आके उस नदी में मिल जाती हैं, जो बड़ी नदी होती है उसमें। तो उस सारे प्रदेश को हम कहते हैं बेसिन। तो यहाँ पे हम देख रहे होंगे अमेज़न बेसिन, आपको चित्र दिख रहा है, अमेज़न बेसिन मानचित्र। इसमें आप डिफरेंट ये दक्षिणी अमेरिका जो कॉन्टिनेंट है वो आपको दिख रहा है। इसमें आप डिफरेंट तरह के विभिन्न देश देख सकते हैं, जिसमें कि आप वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, बोलिविया और उरुग्वे। और इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा देश जो है वो है ब्राज़ील। तो वो आप देख रहे हैं और अमेज़न बेसिन आपको दिख रहा है। तो इस
समझने की कोशिश करते हैं। अमेज़न बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखें। ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। एक इम्पोर्टेंट जानकारी आपको यहाँ पर मिली कि जो उष्णकटिबंधीय प्रदेश है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि ये है हमारी पृथ्वी। यहाँ पर हमने 0 डिग्री रेखा खींच दी और ये रही हमारे 23.5 डिग्री कर्क और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा। तो ऊपर वाली कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और नीचे वाली कौन सी रेखा है? मकर रेखा। बीच में है भूमध्य रेखा। तो ये 23.5 डिग्री पे खिंची हुई है कौन सी? मकर रेखा 23.5। और साथ ही कर्क रेखा भी 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर खिंची हुई है। तो ये इसके बीच में जितना भी ये सारा रीजन आ रहा है, इस रीजन को कह रहे हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो सारा एरिया है उसे हम कहते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य के भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। भूमध्य रेखा से जब आप उत्तर की तरफ 10 डिग्री तक अक्षांश की रेखा तक पहुंचेंगे, साथ ही दक्षिण में जब नीचे 10 डिग्री अक्षांश की रेखा तक पहुंचेंगे, तो उस रीजन को हम कहते हैं भूमध्य रेखीय प्रदेश। और जो 23 डिग्री तक हम जा रहे थे, जो एरिया को देख रहे थे, उसे कहते हैं उष्ण कटिबंधीय प्रदेश। तो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है। ध्यान दें कि यह पश्चिमी से पर्वतों से निकलकर पूर्व में अंध महासागर में कैसे पहुंचती है। तो ये कहाँ से निकलती है? पश्चिम से निकलती है और कहाँ तक जाती है? अंध महासागर तक। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे नदी मुहाना कहते हैं। तो यहाँ पे आपको एक बात का पता चला कि नदी मुहाना किसे कहते हैं। नदी मुहाना जब एक नदी किसी अन्य जल राशि में मिल जाती है तब उसे कहते हैं हम नदी मुहाना। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती हैं। यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के साथ कुछ भागों और बोलिविया, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला के छोटे भागों में अपवाहित होती है। तो यहाँ पे हम नदी बेसिन ब्राज़ील के भागों, जैसे आप देख रहे होंगे ब्राज़ील के एरिया में भी आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही आपको बोलिविया, साथ ही आप दक्षिण अमेरिका जहाँ पे यहाँ से चलते हैं, और इक्वाडोर आपको साथ ही दिख रहा होगा ऊपर, अगर आप थोड़ा सा देख रहे होंगे तो। कौन से रीजन की ये बात कर रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर आपको इक्वाडोर देश दिख रहा है, साथ ही यहाँ पर आपको दिख रहा है बोलिविया, और साथ ही कोलंबिया और वेनेजुएला। तो यहाँ तक जो है वो पूरा बेसिन फैला हुआ है, इसी बेसिन की बात कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं। तो क्या आप इस बेसिन में स्थित उन देशों के नाम बता सकते हैं जिससे भूमध्य रेखा गुजरती है? तो अगर आप भूमध्य रेखा की बात करें तो भूमध्य रेखा भी कहाँ से जाती है? अगर इस कॉन्टिनेंट में रेखाओं को बनाऊं तो आप देख रहे होंगे जो भूमध्य रेखा है, जो 0 डिग्री रेखा आपको दिख रही होगी, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। और अगर हम कर्क रेखा की बात करें तो वो यहाँ पर मकर रेखा यहाँ तक जाती है। और भूमध्य रेखा की बात करूँ तो ये वाली रेखा जो है ये भूमध्य रेखा है। तो ये 23.5 डिग्री पे है मकर रेखा और ऊपर भूमध्य रेखा है, यह जाती है हमारी 0 डिग्री रेखा। तो ये कौन कौन से? इक्वाडोर से जा रही है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी पेरू में लगती है और पेरू के साथ ही ये ब्राज़ील को पार करती है। तो यहाँ पे हमने 0 डिग्री रेखा को समझ लिया है। क्वेश्चन आते भी हैं, कमीशन में भी पूछ सकते हैं आपके कि 0 डिग्री रेखा जो रेखा है वो दक्षिणी अमेरिका जो महाद्वीप है वहाँ पर किन किन देशों से होकर गुजरती है, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं। और साथ ही इस रीजन में 2 रेखाएं गुजरती हैं हमारी, 0 डिग्री और मकर रेखा। दोनों रेखाएं दक्षिणी अमेरिका से गुजरती हैं। साथ ही इम्पोर्टेंट जानकारी देख लेते हैं। तो शब्दावली आप देखने की कोशिश करें। यह छोटी नदियां होती हैं जो मुख्य सहायक नदियां कौन होती हैं? ये छोटी नदियां होती हैं और मुख्य नदी से मैच आकर मिल जाती हैं, उन्हें हम कहते हैं सहायक नदियां। तो इस तरह से सहायक नदियों के बारे में हमने जान लिया है। आगे हम जानने की कोशिश करेंगे जलवायु के बारे में।
तो जलवायु क्या है? जलवायु, जैसा कि आप जानते हैं, अमेज़न बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है। अमेज़न बेसिन के बारे में हमने देख लिया और भूमध्य रेखा की बात हमने कर ली है। तो पूरा का पूरा बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास है। तो यहाँ पर गर्म एवं नम जलवायु रहती है। और आपको पता है भूमध्य रेखा के पास नम एवं गर्म जलवायु क्यों रहती है, इस बारे में हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया है। क्योंकि यहाँ पर जो है वर्ष भर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसी दौरान क्या होता है, वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है वहाँ का गर्म रहता है और वहाँ का जो इन्वायरमेंट है उसमें नमी और आर्द्रता मौजूद रहती है और इसी के साथ वहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो इसी कारण जो है वहाँ पर शरीर में आपको चिपचिपाहट महसूस होती है। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं हम? भूमध्य रेखा के आसपास के रीजन में। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्रता अधिक उच्च होती है तथा रात के समय का तापमान कम होता है, लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। तो आर्द्रता यानी जो वायु में उपस्थित वाष्प की मात्रा होती है, नमी की मात्रा, उसे कह रहे हैं आर्द्रता। आगे वर्षावन के बारे में देख लेते हैं। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर संघनन वन उग जाते हैं। कौन से रीजन की बात कर रहे हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है? अमेज़न बेसिन की बात कर रहे हैं। तो वह इतने संघनन यानी इतने घने वन होते हैं यहाँ पर कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुंच पाता है। तो इतने ज़्यादा यहाँ पेड़ घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश तक भूमि पर नहीं पड़ पाता है। तो यहाँ की भूमि प्रकाश रहित और नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति पनप जाती है जिसमें की छाया में बढ़ने की क्षमता होती है। परजीवी पौधों के रूप में यहाँ ऑर्किड और ब्रोमीलाइड पैदा होते हैं। तो ये कुछ पौधों के नाम हैं जो यहाँ पर उगते हैं, ऑर्किड और ब्रोमीलाइड। तो ब्रोमीलाइड क्या है? ये एक विशेष प्रकार का पौधा है जिसकी पत्तियों में जल संचित रहता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करते हैं। तो ये ब्रोमीलाइड जो पौधा है उसके बारे में हमें यहाँ पर बता रहे हैं। साथ ही वर्षावन में प्राणी जात की प्रचुरता होती है, यानी जहाँ पर अधिक वर्षा होती है वहाँ पर प्राणियों की मात्रा भी आपको देखने को मिलती है। टूकन, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षित वाले पक्षी और भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं। तो यहाँ पाए जाते हैं प्राणियों में बंदर, स्लॉथ, चींटी खाने वाले टेपिर भी यहाँ मौजूद होते हैं। सांप एवं सरीसृप के विभिन्न प्रजातियों भी इन वनों में पाई जाती हैं, मगर सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं। इसके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इस बेसिन में निवास करते हैं। मांस खाने वाली पिराना, मत्स्य समेत मछलियां भी विभिन्न प्रजातियां भी अमेज़न नदी में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर जैव विविधता का क्षेत्र भी बनता है। कहाँ पर? अमेज़न बेसिन के जो जंगल है यहाँ पर। जैव विविधता यानी यहाँ पर कई सारे अलग डिफरेंट टाइप के जो पशु, पक्षी, जीव जंतु हैं, सारे यहाँ पर आपको मौजूद मिलते हैं। और पिराना ये ऐसी मछली होती है जो कि मांस खाती है। अगर जिस एरिया में पिराना मछली है, यानी अमेज़न नदी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर उसमें पिराना मछली होती है। अगर आप अपना हाथ भी जल में डालेंगे तब वो आपके हाथ को ही नोच लेती हैं। इतनी खतरनाक होती हैं ये पिराना मत्स्य यानी मछलियाँ कि ये मांस खाती हैं और काफ़ी खतरनाक होती हैं। जो भी इनके रेंज में आ जाता है उसे ये पूरी तरह से नोच देती हैं यानी खा लेती हैं। तो ये काफ़ी खतरनाक होती हैं। वर्षावन के निवासी, यहाँ पर हमने जान लिया है कि डिफरेंट जैव विविधता यहाँ पर पाई जाती है अमेज़न वर्षावन में। और हमें कई तरह के डिफरेंट टाइप के पशु पक्षी देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमें जो पक्षी हैं आप देख सकते हैं, गुंजन पक्षी, रंगीन टूकन पक्षी और कई तरह के और बंदर, स्लॉथ, चींटी या टेपिर जैसे जानवर जंतु आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी जैव विविधता से भरा हुआ प्रदेश है। वर्षावन के निवासी, यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ के जो निवासी है वो क्या करते हैं। सबसे पहले पूरी तरह से इलाका जो है पेड़ों से भरा होता है, तो ये क्या करते हैं, उन पेड़ों को काट देते हैं और आग लगा देते हैं पेड़ों को काटने के बाद। और फिर जो भूमि होती है उस पर क्या करते हैं, फसल उगाते हैं।
तो देखते हैं। तो जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती हैं, मुख्यतः टेपियोका, अनानास और शकरकंद उगाते हैं। तो कौन कौन सी फसलें ये उगाते हैं? टेपियोका, अनानास और शकरकंद। क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, यानी पक्का नहीं होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई गई शाक सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं। वे कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करते हैं। कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति क्या है? इसमें इसे हम ऊपर समझ चुके हैं, यानी ये वही है जहाँ पर सबसे पहले पेड़ होते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, काट के बाद उन्हें जला देते हैं, उसके बाद उस भूमि पर क्या करते हैं? फसल उगाते हैं, और कुछ टाइम तक वहाँ फसल उगाते हैं, और उसके बाद उसको भूमि को वैसे ही छोड़ देते हैं, और फिर अगले भूमि पर चले जाते हैं, वहाँ पर भी ये इसी प्रक्रिया को अपनाते हैं। तो यही कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति है। तो इसका मुख्यतः आहार क्या है? मेनियोक का, जिसे कसावा भी कहते हैं। यानी कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति के द्वारा ये क्या उगाते हैं? मेनियोक, जिसे कसाबा भी कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है, और ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं। काफ़ी मक्का एवं कोको जैसी नकदी फसलें भी यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो फसलों आप देख सकते हैं कौन कौन सी फसलें ये उगा रहे हैं। अमेजन बेसिन की बात कर रहे हैं वहाँ के लोग। तो ये टेपियोका, अनानास, शकरकंद और मक्का, कोको जैसी फसलें यहाँ पर उगाते हैं। फसलों को आप ध्यान रखेंगे कि कौन कौन सी फसलें ये उगाते हैं, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और कर्तन एवं दहन पद्धति के बारे में भी पूछ सकते हैं कि कहाँ के लोग इस पद्धति को अपनाते हैं, तो आप बता सकते हैं और ये क्या है, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है। वर्षावन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करता है। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मेलोका कहे जाने वाले बड़े अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं। तो इस तरह से यहाँ के लोग अपना रहन सहन और गुजारा करते हैं। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। क्यों? पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षावन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज, हेलीकॉप्टरों का उपयोग किया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहाँ के मूल आबादी जो है को उस क्षेत्र से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहाँ वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं। और ये नष्ट क्यों हो रहे हैं? हम इंसान ही इन्हें नष्ट कर रहे हैं। कैसे? कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षावन का भाग लुप्त हो रहा है। आप देख सकते हैं कि वर्षावन के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव क्या पड़ा है? वर्षा के कारण मिट्टी की ऊपरी परत बह जाती है और संघनन बन जो भूमि है वो बंजर के रूप में तब्दील हो जाती है। इस इमेज आपको यहाँ पर दिख रही होगी। अगर इस इमेज को मैं बड़ा करूँ तो सबसे पहले आप देख रहे होंगे यहाँ पर वन ही वन थे। उसके बाद हमने इन पेड़ों को जलाया और कृषि योग्य भूमि का निर्माण किया। ऊपर आप देख रहे होंगे सारे पेड़ हमने काट दिए, थोड़े से पेड़ बचे हैं, और यहाँ पर हम कृषि कर रहे हैं पूरे के पूरे रीजन में। साथ ही और ऊपर आप और देखेंगे तो ये भूमि फिर जहाँ पर पेड़ों को हम पूरी तरह से काट देते हैं बंजर भूमि हो जाती है, कृषि योग्य भी नहीं रहती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पेड़ों को, वनों को नष्ट कर रहे हैं, और यही प्रोसीजर जो है, यही प्रक्रिया अमेजन बेसिन में भी आपको देखने को मिल रही है। तो इसी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा, हम अमेजन बेसिन के बाद हम बात करेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो आप मानचित्र को देखें ध्यानपूर्वक। भारत गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन आप देख रहे होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि तिब्बत से निकलती है, और हमारे जो सेवंथ सिस्टर यानी कि जो पूर्व के जो प्रदेश हैं वहाँ से होती हुई गंगा नदी से आकर मिलती है। तो इस पूरे प्रदेश को, जो आपको हरा सा प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा, यह है पूरा का पूरा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। यानी नदियाँ जो हैं वो गंगा नदी के साथ मिल जाती हैं, सहायक नदियाँ, और फिर ये दोनों ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी एक साथ बांग्लादेश में जाके मिलते हैं। इस तरह आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। इस बेसिन को समझने की कोशिश करते हैं। तो गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती हैं। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। तो अक्षांश यहाँ पर आपको बता दिए हुए हैं, यानी 10 डिग्री से शुरू होकर
30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है। कौन सा बेसिन? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। और इसकी सहायक नदियों में आप देखेंगे घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी और गंगा। तो ये सारी गंगा तथा ब्रह्मपुत्र। तो सहायक नदियों की बात करें तो घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी नदियां जो है वो गंगा जो मुख्य नदी है वहां पर उसमें मिल जाती हैं और इसका निर्माण करती हैं। एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियां के नाम ढूंढे, तो ये काम आप करेंगे। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो आप देख रहे होंगे, तो जहां पर का एंड आपको दिख रहा होगा, जिसमें आप बांग्लादेश देख रहे होंगे, नीचे आपको थोड़ा सा रीजन आपको देख रहा होगा जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। किसे? तो ये जो पूरा का पूरा रीजन है ये वाला, जहाँ पर ये नदी आकर समुद्र में मिलती है, तो पूरे के रीजन को हम जानते हैं सुंदरबन डेल्टा, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों में पड़ता है और ये सबसे बड़ा डेल्टा है। इसी तरह इस बेसिन को और ज़्यादा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं। मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झीलें पाई जाती हैं। चाप झीलों के बारे में हम पिछली क्लासों में समझ चुके हैं। यहाँ पर जलवायु मुख्यतः मानसूनी है, क्योंकि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है। यहाँ पर एक विशेष मौसम में ही अधिकतर वर्षा होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। तो मानसून में वर्षा कब होती है? जून से सितंबर के बीच। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड यहाँ पर होती है। भारत का मानचित्र देखिए और उन राज्यों के नाम बताइए जहाँ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। तो बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां, जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है। तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। यानी वहाँ पर हम नहीं बसते हैं। पहाड़ी इलाकों में हम बसते तो हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा मात्रा में लोग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। मैदानी क्षेत्रों में आप जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा संघनन आबादी देखने को मिलती है। तो ये क्यों है? ये भी जलवायु पर ही डिपेंड करती है और हमारे पर्यावरण पर। अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्रों में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवास के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त होता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है, यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिन स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। तो ध्यान दें कि मुख्य फसलें, चूंकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। तो यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें आप देख रहे होंगे। यहाँ पर हम कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना, बाजरा, गन्ना, जूट जैसी नकदी फसलें यहाँ पर उगाई जाती हैं। और भी अन्य तरह की हम फसलें जिसमें कि दालें आती हैं, इनको भी हम उगाते हैं। पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। तो कौन कौन से रीजन में आपको चाय के बागान मिलते हैं? इंपॉर्टेंट है, चाय के बागान आपको पश्चिम बंगाल, असम में देखने को मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ बागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन कर सिल्क का उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बिहार और असम में हम कुछ बागों में जो सिल्क उत्पादन है उसको भी आप देखते हैं। उसके लिए हमें एक विशेष तरह के कीड़े को पालना होता है, तो जिससे कि सिल्क उत्पादन होता है। तो ये हम करते हैं बिहार और असम में। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो पर्वतीय इलाके हैं वहाँ पर भी हम फसलों को उगाते हैं, लेकिन वहाँ पर हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी भूमि पर हम कृषि करते हैं। तो यानी आप पर्वतों में देखते होंगे हम कैसी खेती करते हैं, सीढ़ीदार खेत बनाकर हम वहाँ पर खेती करते हैं। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पति में भी विभिन्नता पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवान, साखू, पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ भी पाए जाते हैं। तो पिछले लेसन में हमने देखा भी था कि सागवान और जो ये सागवान, पीपल, ये पर्णपाती पेड़ों के प्रकार हैं। तो ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र मैंग्रोव वन से घिरा है। यानी जो डेल्टा क्षेत्र, हमने ऊपर बात की डेल्टा क्षेत्र की, तो वहाँ पर मैंग्रोव वन
पाए जाते हैं। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश की ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीड़, देवदार एवं शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। यानी जब आप पहाड़ों की जहाँ पर ठंड अधिक पड़ती है तो वहाँ पर कौन कौन से पेड़ आपको देखने को मिलते हैं? चीड़, देवदार और शंकुधारी पेड़। तो हमने पीछे बात की थी टैगा में और शंकुधारी पेड़, जिसमें कि हमने सीखे थे पिछले लेसन में। तो वहाँ पर आपको, और हिमाचल के रीजन में भी आपको ये देवदार और शंकुधारी पेड़ देखने को मिलते हैं जहाँ पर बर्फ़ पड़ती है। पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं हम। तो इस तरह से हम इस लेसन को हमने सीखा है। और कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी के बारे में देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व शब्दावली, यानी जनसंख्या घनत्व का अर्थ है एक वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। वर्ग कैसे बनता है आपको पता है? अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो इस तरह से वर्ग बनता है, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तब इस वर्ग में जब आप 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर का ये एरिया है, मान के चलिए जो ये वर्ग बना है, इसमें इसमें 1 वर्ग किलोमीटर का हम बात कर रहे हैं। 1 वर्ग किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, तो यहाँ पर अब बात करेंगे कि यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग आते हैं। तो उत्तराखंड जनसंख्या घनत्व 198 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है। बात करेंगे कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है वो सबसे अधिक है, यानी यहाँ पर 1 वर्ग किलोमीटर में यहाँ पर 1102 व्यक्ति बसते हैं। और वही उत्तराखंड की बात करें तो 198 लोग। तो ये जनसंख्या घनत्व है, इस तरह से हम जनसंख्या घनत्व को देखते हैं। साथ ही हम बात करेंगे क्रियाकलाप की। तो आप देख रहे होंगे जूट, बांस एवं सिल्क से बने हस्तशिल्प एकत्रित करें, उन्हें अपनी कक्षा में सजाएं। यानी आप विभिन्न तरह के जो बांस के, हमारे लोग आज भी बांस के जो विभिन्न तरह के टोकरियाँ और भी कई सारे प्रोडक्ट जो हैं वो बनाते हैं। तो इस तरह से आज भी हम प्रकृति से जुड़े हुए हैं। साथ ही हमने यहाँ पर बात की कौन सी? गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की। तो कौन कौन सी फसलें यहाँ पर हम उगाते हैं वो फसलें हमने देखी। और नदियों के बारे में जाना, सहायक नदियाँ और यहाँ की जो अधिकतर जलवायु है वो कैसी है वो आपने देखा। और वर्षा यहाँ पर मानसून में एक विशेष मौसम में ही होती है। तो यहाँ पर आप असम के चाय के बागान देख रहे होंगे। और साथ ही यहाँ पर आपको धान की, मुख्यतः बिहार में, यूपी और यहाँ पर कुछ रीजन पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर हम धान की खेती करते हैं। साथ ही हम साउथ के कुछ राज्यों में भी धान की खेती करते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बेसिन में, आप पढ़ने की कोशिश करें। बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से वन्य जीव हमें देखने को मिलते हैं? हाथी, बाघ, हिरण, बंदर आदि सामान्य जो रूप से पाए जाने वाले जीव हैं। एक सींग वाला गैंडा, तो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक सींग वाला गैंडा हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ये असम में आपको देखने को मिलता है, यानी ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाया जाता है। तो डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर, मगर, घड़ियाल पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियों की सबसे लोकप्रिय प्रजातियां हैं। तो ये मछलियों की कुछ प्रजातियों के नाम आप याद रख सकते हैं, रोहू, कतला और हिल्सा। वो हिल्सा करके एक चैप्टर भी है हमारा क्लास 7th में आई थिंक। मछलियाँ एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो मछलियाँ और चावल है यहाँ साउथ के जो प्रदेश आप देखते हैं, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के राज्य आपको, जिसमें केरल, तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल की बात कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, तो ये जो भी रीजन है समुद्र के नज़दीक पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो लोग मछलियाँ ज़्यादा पकड़ते हैं और मछलियाँ और चावल ज़्यादा खाते हैं। तो ये हमने सीढ़ीदार खेतों की बात कर ली, जिसमें आप देख सकते हैं वेदिकाओं का निर्माण, यानी खड़ी ढलानों पर समतल सतह पर बना हुआ कृषि करने के लिए एक क्षेत्र। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से ना हो सके। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं वेदिका कृषि, जिसे हम सीढ़ीदार खेत भी कहते हैं। तो इसमें हम पहाड़ी इलाकों पर इस तरह से छोटी छोटी भूमि पर हम खेती करते हैं। और इस तरह से हमने यहाँ पर जो रीजन है इसे तैयार किया होता है, ताकि अगर इसे समतल इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि
पानी जो है वो अपने साथ मिट्टी बहा के ले जाएगा अगर हमने पूरा इसे समतल कर दिया तो यहाँ पर हम सीढ़ीदार खेतों का वातावरण के अनुकूल हम यहाँ पर हमने अपने आप को ढाला हुआ है और हमने सीढ़ीदार खेतों का निर्माण किया हुआ है ताकि मिट्टी जो है वो जल में ना बहे। गंगा ब्रह्मपुत्र नदी लवण जल में एक प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है जिसे स्थानीय भाषा में सुसु अथवा अंधी डॉल्फिन कहा जाता है। तो इस डॉल्फिन की उपस्थिति से जल की शुद्धता का पता चलता है। ये वहीं रहती हैं डॉल्फिन जहाँ का जो जल है वो क्या हो, साफ हो, और गंदे जल यानी केमिकल जिस जल में मिला होता है तो वहाँ पर ये मर जाती हैं। तो जहाँ पर आपको ये देखने को मिलती है इसका मतलब आप समझ जाएं कि वहाँ का पानी साफ है। तो इस तरह से गंगा ब्रह्मपुत्र पर हम डॉल्फिन को भी देखते हैं। इसे अंधी डॉल्फिन के नाम से जाना जाता है। आगे हम पढ़ेंगे तो ये गेंडा का चित्र आप देख लें कि किस तरह का एक सींग वाला गेंडा, यहाँ पर आपको एक सींग दिख रहा होगा इसका। साथ ही साथ अब हम आगे जान लेते हैं। तो गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित हैं। जैसे कि आप बात करें इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कलकत्ता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर स्थित हैं। तो गंगा नदी पर कौन कौन से यहाँ पर इलाके आते हैं? इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, इन इलाकों को याद रखें। और कोलकाता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले जो शहर हैं ये गंगा नदी के तट पर आते हैं। शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योगों का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है जिससे नदी प्रदूषित होती है। और साथ ही साथ अब इस बात को समझने की कोशिश करें कि हमें नदियों को गंदा नहीं करना चाहिए। हालांकि बहुत सारे इंसान क्रियाकलाप ऐसे करता है कि जिससे नदी गंदी प्रदूषित होती है। तो हमने अक्सर देखा होगा लोग जहाँ पर नल की व्यवस्था नहीं है या है भी तो लोग कहाँ पर कपड़े धोते हैं? जहाँ पर पानी बह रहा हो, और उस साबुन को भी, उन गंदे कपड़ों की जो मैल है उसे भी कहाँ पर, पानी में निचोड़ रहे हैं। तो ये सारे हम गंदे काम कर रहे हैं और पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा आप सजग रहें। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित हैं। मैदानी इलाकों के लोग सड़क, रेल द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जलमार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्थर सॉरी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, पूछ भी सकते हैं और आता भी है, कई बार पूछा भी गया है टैट के लिए। तो कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पत्तन है, यानी कोलकाता जो है वो हुगली नदी पर बसा हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में कई बड़े हवाई पत्तन भी स्थित हैं। पर्यटन इस बेसिन की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। आगरा में यमुना के किनारे स्थित, यमुना नदी के किनारे ताजमहल, यमुना नदी के किनारे ताजमहल और इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम स्थल भी है। उत्तर प्रदेश एवं बिहार में बौद्ध स्तूप, लखनऊ और इमामबाड़ा भी है। तो ये इम्पोर्टेंट जानकारी है आपके लिए, इसे ऐसा ना समझे कि इम्पोर्टेंट नहीं है। तो पूछ भी सकते हैं आपसे। लखनऊ का इमामबाड़ा, असम का काजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभ्यय तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय सांस्कृतिक देश। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो कई तरह से आपको दर्शनीय स्थल भी देखने को मिलते हैं। इन्हें याद रखें कि कौन सा स्थल कहाँ पर आपको देखने को मिलता है। तो आगे हैं क्वेश्चन आंसर। मैं आपको सीधे आंसर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। पहले क्वेश्चन को इस सॉल्व करने की कोशिश करें और उसके बाद तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर। वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, आप क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हैं। आप खुद करने की कोशिश करें, उसके बाद इसे देखें। तो ये हैं इसके क्वेश्चन आंसर। पहले मैं आपको हमने अगले लेसन के क्वेश्चन आंसर दिखा दिए थे, तो इसके क्वेश्चन आंसर ये रहे आपके सामने। उस महाद्वीप का नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो आप बता सकते हैं अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते थे?
इन फसलों के बारे में भी हमने जान लिया है। अमेज़न वर्षा वन में कौन-कौन से पक्षी हैं इसको भी हमने देख लिया है। साथ ही गंगा नदी के बारे में एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों में कहाँ पर, असम। और साथ ही टोकन पक्षी, ये आप देखते हैं। तो आप खुद इन्हें सॉल्व करने की कोशिश करें, आसानी से मुझे लग रहा है आप सॉल्व कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चन आंसर को। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, अगले लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आप पढ़ते रहें।